ओके, गुड मॉर्निंग क्लास। अगेन अगेन गुड मॉर्निंग। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। आप लोग को क्या पढ़ना था अभी? मैथ। ओके, परिचय देने की जरूरत है या आप लोग जानते हो? जानते हो, ठीक है। जो बच्चा नहीं जानता है उसके लिए मैं बता देना चाहता हूँ। मेरा नाम है शंभू कुमार और बाय एजुकेशन मैं बीटेक होल्डर हूँ, बीएड होल्डर हूँ और साथ में बीपीएससी क्वालिफाइड हूँ, बीपीएससी टीचर रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन, राइट। अभी हाल ही में कुछ दिन के बाद आप लोगों के जो हाई स्कूल होते हैं वहां पे एज अ साइंस के टीचर के रूप में अपॉइंट होने वाला हूँ। ज्वाइनिंग लेटर मिलने वाली है कुछ ही दिन के बाद। हो सकता है मार्च में, 5 मार्च को मिल जाए या 22 मार्च को मिल जाए। मार्च में सरकार की जो नीतियां हैं, वो न्यूज है, वो कह रही है कि 22 मार्च से पहले पहले हम दे देंगे, लेकिन अब देखते हैं कब तक मिल पाता है। अभी हाल ही में ज्वाइनिंग मिलने वाला है, तो आप लोगों के लिए जब तक अभी हूँ तब तक, जब तक सर, आप लोगों के जो सर हैं, यहाँ के कोचिंग के जो व्यवस्थापक हैं, वो एग्जाम देने के लिए गए हुए हैं, एग्जाम दिलवाने के लिए गए हुए हैं, तो तब तक ये जिम्मेदारी हमारे ऊपर दिया गया है कि इन सभी बच्चों को संभालना है, पढ़ाना है अच्छे से, और आप लोग को बताया भी गया होगा, राइट। तो दैट्स ऑल। मैंने बता ही दिया। मेरा नाम शंभू कुमार है, घर सितवार वार्ड नंबर 2 है, और इससे पहले मैं पटना में पढ़ाता था और खुद अपना भी पढ़ता था, ठीक है। और अभी जब गांव में आया हूँ जॉब लगने के बाद, तो फिलहाल यहाँ पे आपके कोचिंग में सेवा दे रहा हूँ। तो चलिए, इतना सफिशिएंट है। और किसी को कुछ पूछना है तो बाद में अपना पूछते रहना, बाकी हम लोग कांटेक्ट में रहेंगे। अभी एक हफ्ता तो चलेगा क्लास, ठीक है ना। चलिए, आज तारीख है 17/2/2025, राइट। सबसे पहले तो अपने भाई बहन जो आपके एग्जाम देने के लिए गए हैं उसको ऑल द बेस्ट हम यहीं से कहना चाहेंगे, या आपके गए होंगे तो उसको बता देना कि बेस्ट विशेस मैसेज करके या जैसे भी आप लोग शुभकामनाएं दे देना। चलिए, अब हम लोग शुरुआत करेंगे आज से। ये पहले बताओ कि कौन कौन से चैप्टर हो चुके हैं। पहला और दूसरा रियल नंबर और बहुपद हो चुके हैं कंप्लीटली, ओके। उसके बाद थर्ड चैप्टर पे आते हैं। थर्ड चैप्टर का नाम क्या है बच्चे? दो चर वाले रैखिक समीकरण। ये चैप्टर अभी स्टार्ट हुए हैं या नहीं हुए? क्या मैं ये स्टार्ट करूं या कोई और चैप्टर पढ़ना चाहते हो? पक्का? तो रेडी हो जाइए और लिखिए दो चर वाले रैखिक समीकरण, चैप्टर नंबर 3 मैथमेटिक्स का। हेडिंग लिखिए। मैथ का बुक है सभी के पास? चलिए, ओपन कर लीजिए। वहां पे आपको हेडिंग वगैरह देखने के लिए, लिखने के लिए, कुछ शब्दों का स्पेलिंग वगैरह लिखने में आपको आसानी होगा। दो चर वाले रैखिक समीकरण आज से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं और एक हफ्ता में कोशिश करेंगे कि इसको फिनिश कर देने के लिए। चैप्टर का नाम क्या है बच्चे? दो चर वाले। इसमें पहले इस लाइन का मतलब समझो, वाले रैखिक समीकरण। जो बच्चा को अभी तक कुछ नहीं आता है, कुछ नहीं मतलब बिल्कुल वो जीरो है, अपने आप को जीरो समझता है, वो भी आज से अगर ध्यान देंगे तो वो भी एक्सपर्ट बन जाएंगे मैथ में, ठीक है। दो चर वाले रैखिक समीकरण, इसी को इंग्लिश में कहते हैं लीनियर इक्वेशन इन, दो चर वाले रैखिक समीकरण है ना, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। मेरे प्यारे बच्चों, कोई भी चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले उसका जो नाम है ना, उसी में लगभग मतलब छुपा हुआ होता है। वहीं से हम एक एक शब्द को व्याख्या करते हैं और उससे चलते हैं। दो, दो का मतलब क्या होता है बच्चे? दो। चर का मतलब होता है वेरिएबल। क्या होता है? VARIBLE, वेरिएबल। देख लो एक बार इंग्लिश में क्या है स्पेलिंग वगैरह। वाले तो ये कोई ज्यादा मतलब नहीं रख रहा है, वाले मतलब समझ रही हो आप लोग। रैखिक मतलब क्या होता है? लीनियर, मतलब जो एक लाइन बनाता हो, जिसका रेखा अगर समीकरण खींचेंगे तो लीनियर कहलाता है, LINEAR, लीनियर। समीकरण का मतलब तो सभी को पता है, इक्वेशन,
युग्म का मतलब क्या होता है? PAIR, पेयर। मतलब दो चर वाले, दो चर। अब यहाँ पे समझने वाली बात है कि चर क्या होता है। मेरे प्यारे बच्चों ध्यान से समझना, चर का मतलब जिसका मान चलता रहता हो। सिंपल वर्ड में अगर बोले तो चलता रहता हो या बदलता रहता हो, मतलब वेरी करता रहता हो। जैसे एक एग्जांपल लेके बताता हूं। एक मार्केट में सब्जी का मूल्य क्या पूरे साल फिक्स रहता है? मान लो परवल का मूल्य जो है वो हमेशा फिक्स रहता है क्या? नहीं, हमेशा अप डाउन आते रहता है। कभी सस्ता हो जाता है, कभी महंगा हो जाता है, कभी सस्ता हो जाता है, कभी महंगा हो जाता है। यस और नो? ऐसे ही जिस जिस राशि का मान, जिस चीज का मान बदलता रहता हो समय के साथ साथ, या किसी भी सापेक्ष में, किसी भी टाइम ऑफ रेफरेंस के सापेक्ष में, तो उसको कहते हैं चर। समझ में आ गया सभी को बात? आपका उम्र भी जो है वो बदल रहा है बार बार। यस और नो? पहले जब आप पैदा लिए थे तो उस समय आप मात्र बहुत ही 1 या 2 दिन के होंगे, फिर उसके बाद 2 महीने के हो गए, फिर कुछ दिन के बाद 2 साल के हो गए, फिर अभी आप लोग शायद 16-17 साल के होंगे, या 15-16 साल के होंगे, या हो सकता है कि 12-13 के भी होंगे कुछ। तो आपका उम्र भी क्या हो रहा है? बदल रहा है। मतलब चर है वो, आपका उम्र जो है वो क्या है? चर है, वेरिएबल है, वो बदल रहा है। सिंपल सा अर्थ समझ में आ गया चर का मतलब? जिसका मान बदलता रहता हो, सिंपल, दैट्स इट। कुछ इसमें अदर चीज सोचने की जरूरत नहीं है। रैखिक का मतलब जो लीनियर, एक लाइन बनता हो, सिंपल। एक अगर इसका इक्वेशन का ग्राफ खींचेंगे तो वो लाइन बनाएगा। क्या बनाएगा? लाइन मतलब रैखिक होता है, लीनियर, सीधा रेखा। समीकरण तो आप लोग जानते हो, कोई भी इक्वेशन जो बराबर के इस साइड उस साइड कुछ फॉर्म में दिया हो, जैसे कि मान लो x प्लस वाई बराबर 0, ये भी एक समीकरण है। ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0, ये भी एक इक्वेशन है। जिसमें बराबर आ जाए, बराबर के अनोदर साइड कुछ रहे और बराबर के अनोदर साइड कुछ रहे, तो वो एक इक्वेशन होता है। दैट्स इट। ठीक है। पेयर का मतलब होता है युग्म, जोड़ा। आप लोग जानते होंगे, चप्पल का जोड़ा, कपल्स का जोड़ा, पति पत्नी का जोड़ा, दो फ्रेंड का जोड़ा। पेयर मतलब युग्म होता है, दो चीज का। कोई चीज अगर दो रहे तो उसको हम पेयर कहते हैं। राइट? यस और नो? उसमें समझने की कोई ज्यादा खास जरूरत नहीं है, पेयर। अब सुनो, इतना चीज समझने के बाद, इस पूरे नाम को समझने के बाद, दो चर वाले रैखिक समीकरण का एक स्टैंडर्ड फॉर्म होता है। हम उसको देख करके पहचान जाएंगे। कैसे पहचानेंगे कि ये दो चर वाले रैखिक समीकरण है? तो उसका एक स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, जिसको हम लोग हिंदी में कहते हैं मानक रूप। ठीक है, या जनरल फॉर्म, सामान्य रूप। वो होता है a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0। दिस इज फर्स्ट इक्वेशन। एंड a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0, दिस इज द सेकेंड इक्वेशन। ये दो इक्वेशन है। यस और नो? तो इसलिए इसको पेयर कहेंगे, युग्म कहेंगे। क्या कहेंगे? एक रहेगा तो उसको हम युग्म नहीं कहेंगे। इसमें देखो, आप वेरिएबल को समझने की बात है। इसमें x और y जो है ये वेरिएबल है। क्या है बच्चे? वेरिएबल का मतलब, वेरिएबल का मतलब चर। और ये a1 b1 c1 a2 b2 c2, ये जो है ये कांस्टेंट है। कांस्टेंट को हिंदी में कहते हैं अचर, जिसका मान बदलता नहीं है। जैसे 5 रुपया, ये 5 अगर हमने लिख दिया तो ये 5 चाहे दिल्ली में रहेगा या मुंबई में रहेगा या पटना में रहेगा, ये 5 5 ही रहेगा। यस और नो? लेकिन अगर 5 केजी परवल का दाम बोल दे तो 5 केजी परवल का दाम हो सकता है कि पटना में कुछ और हो, दिल्ली में कुछ और हो, मुंबई में कुछ और हो। तो उसका वैल्यू क्या हो रहा है? बदल रहा है। तो वो 5 केजी परवल जो है वो वेरिएबल है, यानी कि चर है। और ये 5 जो है ये अचर है। तो पहले हम दो शब्द में अंतर बताते हैं, अचर, अचर। अचर में कोई चीज आता है कांस्टेंट, कांस्टेंट, CON, कांस्टेंट, TANT, कांस्टेंट। एक होता है चर। चर का मान जिसका बदलते रहता है, यानी कि यहाँ पे लिख दिया हूं वेरिएबल, VARIBLE, वेरिएबल। इसमें आता है कोई फिक्स चीज जो बदलता ना हो। इसको थोड़ा सा पहले लिख लो, फिर बताता हूं। पहले इतना नोट कर लो जितना दिख रहा है आपको बोर्ड पे, जल्दी नोट कीजिए, जल्दी नोट कीजिए, स्पीड में थोड़ा सा। जितना दिख रहा है सेम टू सेम छाप लो, जल्दी लिखिए। तो फास्ट, थोड़ा सा हैंड राइटिंग बना के साफ सुथरा हैंड राइटिंग में लिखना है।
दो चर वाले रैखिक समीकरण का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है? a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। हो गया नोट डाउन? यस सर। चलो मेरे प्यारे बच्चों जल्दी नोट कीजिए। हो गया? बातें नहीं? हो गया नोट डाउन? ऊपर वाले तो मिटा ही सकता हूं। यस सर। हो गया सभी का? ओके। दो चर वाले रैखिक समीकरण का स्टैंडर्ड फॉर्म अगर कोई पूछे या सामान्य रूप पूछे तो आप बोलोगे सर a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0। दिस इज फर्स्ट इक्वेशन। दूसरा a2x जहां जहां पे 1 1 लाए वहां वहां 2 लगा दो बस। a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। दिस इज इक्वेशन नंबर सेकंड। इसमें चर कौन है अचर कौन है वो देख लो। इसमें जो चर है वो है x एंड y। अचर कौन है? इसमें अचर है a b c, a1 b1 c1 को या a2 b2 c2 को, ये सभी जो है अचर है। समझ में आ गया बात? ये क्या है? x का जो कोफिशिएंट है, कोफिशिएंट का मतलब x का गुणांक, x का x के साथ में जो गुना है वो क्या है? a। y के साथ जो गुना है वो क्या है? और जो अकेला बेचारा बचा हुआ उसके साथ कुछ नहीं है, वो है कांस्टेंट c। समझ में आ गया बात? a1 क्या होता है? x का गुणांक, b1 क्या होता है? y का गुणांक, c1 क्या होता है? कांस्टेंट टर्म। ये इक्वेशन जहां पे आप लिखे हो उसके जस्ट नीचे में ये चीज लिख लो, चर बराबर चर का एरो दे करके x y z जो है ये चर है, और अचर बराबर लिख लो a b c। और चौर अचर, अचर क्या है? a b। हो गया नोट डाउन? अब सुनो, ये तो स्टैंडर्ड फॉर्म है बच्चे। ये क्या है? अब मैं आपको कुछ इक्वेशन दे रहा हूं, उसमें देख करके आपको पता करना है a1 b1 c1 का मान। जैसे कि मैं एक इक्वेशन लिख रहा हूं 5x प्लस 6y प्लस 7 बराबर 0। दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। 2x प्लस 3y प्लस 5 बराबर 0। दिस इज अनदर इक्वेशन। मैं अगर इस दोनों को देख करके आपको पूछूं कि मेरे प्यारे बच्चों a1 क्या है, तो आप क्या बोलोगे? a1 जो पहला इक्वेशन में x का गुणांक होगा वही होगा a1। याद देखो, पहला इक्वेशन में x का जो गुणांक है वो क्या है? पहला इक्वेशन में जो y का गुणांक है वो क्या है? तो यहां पे b1 क्या दिख रहा है? b1 बराबर कितना है? और c1 बराबर कितना होगा? 7। मतलब पहले वाले इक्वेशन में जो भी आपको अचर दिख रहा है वो सभी a1 b1 c1 हो जाएगा। दूसरे वाले में जो दिखेगा वो a2 b2 c2 हो जाएगा। a2 कितना है? b2 कितना है? c2 कितना है? पहले इतना निकालना समझ में आ गया? समीकरण देख करके एक एक बच्चा a1 b1 c1 a2 b2 c2 निकाल लोगे? पक्का ना? ऐसा कौन कौन बच्चा है जो नहीं निकाल पाएगा? रेस जो है, मारेंगे नहीं, आपको प्यार से समझाएंगे। बताओ जो नहीं निकाल पाएंगे। देखो अभी आप लोग को हेजिटेशन हो रहा है पूछने में, हेजिटेशन शर्म लाज सब छोड़ दो घर पे, क्योंकि पढ़ने के लिए ना हेजिटेशन होनी चाहिए, ना शर्म होनी चाहिए, लज्जा होनी चाहिए। अगर ये चीज आपके अंदर है तो ये आपकी बैरियर है, आपके पैर की जड़ियां है, ये आपको कमजोर बना देगा ये चीजें। बी कॉन्फिडेंट। लोग हंसेगा, दुनिया आपको गाली देगा, अपशब्द कहेगा, कहने दो। अगर आपको हेजिटेशन हो रहा है अपने टीचर से सवाल पूछने में या कुछ कहने में, तो इट मीन्स कि वो आपकी जंजीरें हैं, आपको बेरिया है, आपकी बाधा है, आपको रिस्ट्रिक्ट कर रहा है आपके माइंड को, और आप पीछे रह जाओगे बाकी बच्चे से। इसलिए मेरे क्लास में एटलीस्ट कम से कम क्या करना है? हेजिटेशन को घर पे छोड़ देना है या क्लास से बाहर छोड़ देना है, शर्म लज्जा को बाहर छोड़ देना है,
अगर आपके क्लास में आकर के आपके ऊपर सारा ये क्लास हंसने लगे, फिर भी आपको शर्म महसूस नहीं करना, बिल्कुल निर्लज की तरह यहाँ पे खड़ा रहना। क्लास में अगर आप सवाल पूछ रहे हो और सारे बच्चे हंस रहे हैं, तो वो सारे हंसने वाले निर्लज हैं, आप नहीं हो। आप अपने ज्ञान को वृद्धि कर रहे हो, समझ रहे हो? आप अपना कोई चीज नहीं आ रहा तो आप पूछ रहे हो, तो कोई इसमें डरने वाली बात है क्या जी? जो हंस देगा, इसको तो ये भी नहीं आता है, ये ऐसे हंसने लगेगा बहुत बच्चा, तो वो बच्चा सबसे बड़ा दुष्ट है, हंसने वाला। तो इसलिए शर्माना नहीं। अच्छा ये बताओ पहले, A1 B1 A2 B2 C2 ये सभी निकालना समझ में आ गया? पक्का निकालोगे? पहले ये नोट कर लो, दूसरा हम दे रहे हैं आपको निकालने के लिए। इस साइड तो नोट कर ही चुके हो, उस साइड वाला। चलो इसमें बताओ A1 B1 A2 B2 C2 क्या है? चलो आप लोग कॉपी में इस सवाल को लिख लो और जल्दी बताओ क्या है A1 B1 A2 B2 C2। इतना पहले निकालना सीख जाओ तो हम समझ जाएंगे कि अब आप लोग एक स्टेप आगे निकल चुके हो। लिख लिया? A1 B1 A2 B2 क्या है? C2 18 है बुआ, यहाँ देखो ना, ये 18 है ना, इसको मैंने उधर लिख दिया, इधर लिख दिया, उससे कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे जो भी चिन्ह है उसको लगाना है। ये बराबर की इस साइड 18 है तो इसको भी बराबर की इस साइड लिखो, ठीक है? या तो इसको भी उधर एक ही साइड लिखो, दोनों को। मेरा देखो दोनों एक ही साइड है जीरो के। मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पे थोड़ा सा समझने वाली बात है। मैंने क्या किया है, यहाँ पे ये कांस्टेंट वाले टर्म को बराबर के क्या हो गया कलेक्टर? ये वाले जो टर्म है इसको हमने LHS रखा हुआ है, यहाँ पे हमने RHS में रख दिया, उससे कोई घबराने की जरूरत नहीं है। जैसा है सेम टू सेम रख दो। A1 बराबर क्या है? 2। B1 बराबर क्या है? C1 बराबर क्या है? 9। बराबर के अनोदर साइड अगर दोनों टर्म है, यहां पर भी बराबर के अनोदर साइड है, यहां पर भी बराबर के अनोदर साइड है, तो एज इट इज लिखना है। लेकिन अगर बराबर के अनोदर साइड, दोनों अनोदर साइड होना चाहिए, चाहे ये होना चाहिए, तो यहां पर अगर बराबर के राइट साइड में है तो यहां पर भी बराबर के राइट साइड ही होना चाहिए। अगर नहीं है तो आप लोग कर दो, हाँ ला सकते हैं। चलो A2 बराबर क्या है? 4। B2 बराबर क्या है? C2 बराबर क्या है? -18 होगा, तब होगा जब ये बराबर के इस साइड ले आएंगे, तो समझ में आ गया? जिस बच्चे ने बराबर के अनोदर साइड ले आया है तो वो -18 लिख सकता है, कोई इशू नहीं। मैंने बराबर को उससे ही साइड रख करके कंपेयर किया है, कोई दिक्कत नहीं है। जिसने इस साइड लेकर के आया है वो -18 लिख सकता है, कोई इशू नहीं। अब सुनो, इतना लिखने के बाद जो मैथ का एवरीडे यूज होने वाला चीज है वो मैं बता रहा हूं। एवरीडे मतलब हमेशा यूज होने वाला चीज है आपके मैथ में, इसको इरेज कर दूं? ऐसा कोई दिन नहीं जो चीज मैं बता रहा हूं वो चीज यूज नहीं होगा। सुनो, पहला चीज बहुत बेसिक चीज है, प्लस बराबर के अनोदर साइड जाता है तो क्या बनता है? माइनस बराबर के अनोदर साइड चला जाता है तो क्या बन जाता है? प्लस। ये चीजें सबको आता है? इसी प्रकार से माइनस अगर अनोदर साइड आएगा तो क्या बनेगा, और प्लस अनोदर साइड आएगा तो क्या बनेगा? ठीक है, अब आ जाओ इधर। मल्टीप्लाई बराबर के अनोदर साइड जाता है तो क्या बनता है? डिवाइड। डिवाइड अनोदर साइड आता है तो वेरी गुड। इसी प्रकार से डिवाइड अगर बराबर के उस साइड जाएगा तो क्या बनेगा? मल्टीप्लाई इधर आएगा तो। इतना कंसेप्ट क्लियर? कोई दिक्कत? इसको नोट कर लो। ये चीजें हमें बार बार नहीं बताने की जरूरत पड़ेगा। इधर से उधर करना है कोई भी नंबर को तो आपको साइन डायरेक्ट चेंज करना है। जल्दी नोट कीजिए स्पीड में।
हो गया नोट? 8 बजेगा, मुझे कोई इन्फॉर्म कर देना, क्योंकि पढ़ाते समय मुझे टाइम का पता ही नहीं चलता है। गाड़ी है सभी के पास? नहीं है, किसी के पास नहीं है घड़ी? ठीक, वेरी गुड। एक दो बच्चे के पास है। ये नोट हो गया? एक छोटी सी बात और याद कर लो। बोलो क्या सर? अगर कोई संख्या n है, उसमें अगर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वही संख्या रह जाएगा। अगर कोई संख्या n या कोई संख्या है 5, 10 कुछ भी हो सकता है, XYZ, उसमें अगर 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 0 हो जाएगा। बात क्लियर? एक में किसी भी संख्या को मल्टीप्लाई करने पर क्या होता है? वही संख्या हो जाए। 5 में अगर 1 मल्टीप्लाई करेंगे कितना होगा? अब 5 में अगर 0 को मल्टीप्लाई करेंगे कितना होगा? ये कॉन्सेप्ट क्लियर है? हाँ, यहाँ पे 5 होगा। वेरी गुड। तो ये चीजें जो है पहले ये नोट करो, ये वाला कॉन्सेप्ट है और इसका ये एग्जाम्पल है। ये दोनों बात नोट करो, ये बेसिक बात है जो कि डेली यूज होता है। मैंने बोला हूं ना, जो बच्चा आज तक 0 जानता है मैथ में, उसको भी मैं मैथ का मास्टर बना सकता हूं, बस वो डेली रेगुलर प्रेजेंट रहे क्लास में। बिल्कुल मैथ का मास्टर बना दूंगा। चलो आप बताओ जी, 10 में 0 जोड़ मल्टीप्लाई करेंगे कितना होगा? वेरी गुड। आप बताओ रेड कैप, 10 में 0 मल्टीप्लाई करेंगे कितना होगा? आप ही बताओ, आप ही। हाँ, 10 में 0 को मल्टीप्लाई करेंगे कितना होगा? वेरी गुड, बैठ जाओ। चलो अब मेरे प्यारे बच्चों, इतना कॉन्सेप्ट समझने के बाद अब आ जाओ आप लोग दोबारा से अपने चैप्टर। ये तो बेसिक बात था जो कि आपके इस चैप्टर में यूज होना है, इसलिए मैंने बता दिया। लेकिन अब जो आपका 3.1 है, क्या है? 3.1। 3.1 सवाल को देखने से पहले मैं आपको कुछ बेसिक बातें बताऊंगा जो कि आपको समझने वाली बात है। रुको, 3.1 पे जाने से पहले मेरे प्यारे बच्चों कुछ बेसिक बात है जो कि समझ लेनी जरूरी है। पहला बेसिक बात क्या है? a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। अगर दो इक्वेशन इस प्रकार से दिया रहे तो इसमें आप लोग a1 a2 b1 b2 c1 c2 तो निकाल ही चुके हो या निकालने के लिए सीख ही चुके हो। तो आप लोगों को क्या करना है? चेक करना है a1 बाय a2 बराबर b1 बाय b2। अगर नहीं है तो इसका सॉल्यूशन कैसा होगा, उसका ग्राफ खींचेंगे तो कैसा होगा, वह कितने सॉल्यूशन दे सकते हैं। फिर दूसरा कंडीशन बनेगा a1 बाय a2 बराबर b1 बटा b2 अब बराबर c1 बाय c2। तो क्या होगा? अगर तीसरा कंडीशन होगा, वेरी गुड, यही तो है आपका कंसंट्रेशन, दैट्स वेरी गुड। a1 बाय a2, a1 बाय a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर नॉट इक्वल टू c1 बाय c2। मतलब यहां पे बराबर नहीं है। ये 3 कंडीशन बनेगा मेरे प्यारे बच्चों, ये तीनों कंडीशन बनेगा, इसके अलावा कोई कंडीशन नहीं बनेगा। अगर ये तीनों कंडीशन बनता है तो उसका क्या ग्राफ खींचेंगे तो कैसा बनेगा, उसका सॉल्यूशन कैसा होगा, ये चीजें हमें समझने की बात है। सुनो, अगर इस प्रकार से कंडीशन बने तो इसका सिर्फ एक हल होगा। क्या होगा? एक हल। ठीक है, मतलब सिर्फ और सिर्फ एक सॉल्यूशन देगा, यूनिक सॉल्यूशन, अद्वितीय सॉल्यूशन कहते हैं। ठीक है, दूसरी बात, इसका अगर ग्राफ खींचोगे तो ग्राफ जो होगा वो प्रतिच्छेदी होगा। क्या होगा? प्रतिच्छेदी रेखा बनेगा। ठीक है, नेक्स्ट इधर देखो, ये टेबल आपके बुक में कहां पे दिया है मैं आपको बता देता हूं। पेज नंबर 51 पे सारणी 3.4, पेज नंबर 51 पे सारणी
3.4 समझ में आ गया बात? ये पेज नंबर 51 पे सारणी 3.4 दिया गया है। अब सुनो इसको, पहले अभी बाद में घर पे जाके उसको ध्यान से देखना, पहले यहां समझ लोगे तो वहां पे भी समझ में आ जाएगा। सुनो, ये हो सकता है आगे पीछे दिया हो आपके बुक में। इक्वल वाला कहां पे दिया है? अच्छा ठीक है, मैं जिस ऑर्डर में लिखा हूं उसने भी उसी ऑर्डर में लिखा है। अगर इस प्रकार का कंडीशन बने a1/a2 b1/b2 बराबर c1/c2 अगर बन जाए तो ये जो है अनेक हल देगा। कितना हल देगा? अनेक हल, मतलब इसमें इनफिनाइट सॉल्यूशन होगा। इसका अगर ग्राफ खींचोगे तो ग्राफ होगा समपाती। समपाती का मतलब होता है एक ही लाइन पर दूसरा लाइन, मतलब इस इक्वेशन का भी ग्राफ खींचोगे और इस इक्वेशन का भी ग्राफ खींचोगे तो आपको समपाती मिलेगा, एक ही लाइन पे दो लाइन मिलेगा। प्रतिच्छेदी का मतलब होता है, या प्रतिच्छेद या प्रतिच्छेदी इंटरसेक्टिंग का मतलब होता है एक पॉइंट पे बस कटेगा, ये एक पॉइंट पे कटेगा। अगर इस प्रकार का कंडीशन बने तो इसका मतलब है, समझ लेना कि वह कोई सॉल्यूशन नहीं देगा। नो सॉल्यूशन। सिंपल क्या बोलोगे? नो सॉल्यूशन, कोई हल नहीं, कोई हल नहीं। तो इसका ग्राफ अगर खींचोगे, ये है ग्राफ। ग्राफ या इसको आरेख भी बोला है, आपके बुक ने क्या बोला है? आलेख बोला है। इसको हल बोला होगा और इसको आप कंडीशन मान लो, ठीक है। इसका अगर आप ग्राफ खींचोगे ये वाले कंडीशन का तो ये बनेगा समांतर, समांतर। इसका समांतर रेखा इस प्रकार से बनता है, दोनों एक दूसरे का पैरेलल हो जाएगा। ये समझना ये पैरेलल है, जैसे आपके कॉपी का लाइन होता है ना, उस प्रकार से बन जाएगा। कहीं कोई ये दोनों आपस में कहीं टकराएगा नहीं। क्या होगा? कहीं टकराएगा नहीं, समांतर, ठीक है। ये तीनों बात समझ में आ गया। अगर a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 होगा तो उसका कितना हल होगा? ग्राफ कैसा बनेगा? अगर a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 होगा तो उसका कितना हल होगा? अनेक हल। ग्राफ कैसा बनेगा? ग्राफ, या इसका दूसरा नाम क्या बोला है? आलेख। क्या बोला है? ग्राफीय निरूपण बोला है, ग्राफीय बोला है तो कोई बात नहीं, ग्राफ इतना सिंपल मैंने बताया है। अच्छा, a1/a2 बराबर b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2 अगर होगा तो हल कितना होगा? कोई हल नहीं होगा। समांतर होगा क्या? इसमें देखो कहीं आपस में ये दोनों लाइन मिल रहा है, तो इसका मतलब इसका कोई हल नहीं होगा। अब सुनो, जहां जहां लाइन मिल रहा है उसको संगत कहा जाता है। क्या कहा जाता है बच्चे? इसको एक चीज और समझ लो, संस्वर ग अत संगत मतलब कंसिस्टेंट। एक होता है कोनसाइड, ये जो है कोनसाइड कर रहा है एक ही लाइन पर एक ही दूसरा लाइन, तो यहां पर भी आपस में मिल रहा है लाइन, यस और नो? तो ये भी संगत होगा। ये क्या होगा? यहां पे लाइन मिल रहा है क्या? ये हो जाएगा असंगत। क्या हो जाएगा? इसमें से बच्चे ना ढेर सारा ऑब्जेक्टिव बनता है, ढेर सारा, ठीक है, ढेर सारा मतलब लाखों ऑब्जेक्टिव बनता है यहां से। ये ग्राफ जिसको नहीं समझ में आया पहले आप नोट कर लो, मैं दोबारा एग्जांपल लेके समझाऊंगा, पहले इसको नोट कर लो। आपको हेल्प चाहिए बुक से तो आपको सारणी 3.5 में पेज नंबर 51 पे दिया गया है। हाँ 3.4, सारणी 3.4 में पेज नंबर 51 पर। एक हल को ही दूसरा नाम है अद्वितीय। क्या नाम है बच्चे? अद्वितीय। अद्वितीय मतलब आपके जैसा दूसरा कोई नहीं। जैसे मेरी प्यारी सी बहन है, एक अद्वितीय है, मतलब उसके जैसा कोई दूसरा नहीं है। एक भाई है जिस जो अद्वितीय है, उसके जैसा कोई दूसरा नहीं है। अद्वितीय का मतलब समझ आ गया? अद्वितीय मतलब उसके जैसा दूसरा कोई नहीं। आप सभी अद्वितीय हो, आप सभी यूनिक हो, आपके जैसा ब्रह्मांड में कोई नहीं है। आप सब यूनिक हो, स्पेशल हो, अद्वितीय हो।
केवल एक हल होगा तो उसका कंडीशन कैसा होगा? a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2। हो गया? यस सर। मेरे प्यारे बच्चों, पहले ये नोट कर लो फिर बताते हैं। हो गया सबको नोट? यस सर। पक्का? यस सर। चलो चलो नोट करो, जल्दी स्पीड में करो। ये अभी जो मैं आप लोग को बता रहा हूं, ये कॉन्सेप्ट, हथियार, आपके तर्कस में तीर डाल रहा हूं। बाद में जब सवाल आएगा ना, तो उस सवाल को सॉल्व करने में ये सारे कॉन्सेप्ट की जरूरत पड़ेगी, आवश्यकता पड़ेगी। तो पहले युद्ध में लड़ने से पहले आपको युद्ध के स्तर पे तैयार होना पड़ेगा कि नहीं होना पड़ेगा? अचानक युद्ध में भेज देंगे तो आप क्या हो जाओगे? वहां पे धराशायी हो जाओगे अपोनेंट के द्वारा। इसलिए आप जितना शक्तिशाली सवाल है, उतना शक्तिशाली आपको पहले माइंड को बनाना पड़ेगा, उतना स्ट्रांग आपके पास फार्मूला, कॉन्सेप्ट, थ्योरी होनी चाहिए ब्रेन में, तब जाकर के उस सवाल को आप टैकल कर सकते हो। जैसे आप लोग अभी मान लो कि 12th के सवाल सॉल्व करने के लिए एलिजिबल नहीं हो, आपको कॉन्सेप्ट उतना नहीं पता है, उतना फार्मूला, उतना थ्योरी पता नहीं है, 12th के सवाल डाल देंगे तो आपको बना पाओगे? नहीं बना पाओगे। इसलिए पहले हम थ्योरी, कॉन्सेप्ट समझा करके उस सवाल को बनाने योग्य बना रहे हैं आपको। पहले क्या कर रहे हैं? पहले आपको उस सवाल बनाने योग्य डेवलप कर रहे हैं आपके ब्रेन को, उसके बाद हम सवाल देंगे। ये हो गया। अब नोट, अब आप लोग फर्स्ट पेज निकालिए, जहां पे ये दोनों इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म लिखा था आपने, स्टैंडर्ड फॉर्म लिखा था, उसके आगे में खाली है, यहाँ पे खाली है थोड़ा सा। देखो, ये स्टैंडर्ड फॉर्म तो होता ही है, लेकिन एक कंडीशन है, सुन लो बच्चे। कंडीशन क्या है कि ये जो a1 b1 a2 b2 a2 b2 है, ये c3 वाला टर्म जो है वो जीरो हो सकता है, लेकिन ये दोनों जीरो नहीं हो सकता। अगर ये दोनों जीरो हो गया तो उसमें दो चर बचेगा ही नहीं। मान लो कि a1 की जगह पर अगर जीरो हो गया तो 0 गुना x क्या हो जाएगा? जीरो ना। तो x को तो पूरा जीरो कर देगा, तो x से गायब हो गया तो दो चर बचेगा, तो एक ही चर बचेगा हुआ है। तो इसलिए दो चर को सुरक्षित रखने के लिए हमें a1 और b1 को क्या करना पड़ेगा? जीरो नहीं लेना है, जीरो कभी नहीं होना पड़ेगा। अगर जीरो हो गया एक भी तो समझना कि वो दो चर वाला बचेगा ही नहीं, वो तो एक चर वाला हो जाएगा। यस और नो? तो इसके बगल में बस इतना सा आप छोटी सी बात लिख लो कि a1 नॉट इक्वल टू जीरो, b1 नॉट इक्वल टू जीरो, a2 नॉट इक्वल टू जीरो, नॉट इक्वल टू जीरो, अब b2 नॉट इक्वल टू जीरो। ये बातें बस लाइन छोटा सा साइड में लिख लो, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। अगर ऐसा नहीं हुआ तो जीरो अगर बन जाएगा तो वो एक चर वाला हो जाएगा। फिर समझ में आया बात? मतलब मेरा कहने का मतलब है कि x का कोफिशिएंट और y का कोफिशिएंट जीरो नहीं होगा, तभी वो स्टैंडर्ड फॉर्म कहलाएगा दो चर वाले का। अदरवाइज वो एक चर वाले में जाएगा अगर वो जीरो हो गया तो। समझ में आया बात? हाँ, सी जीरो हो सकता है, सी जीरो हो सकता है कोई। ये बातें समझ में आ गया? अब मैं इसका उल्टा पुल्टा पूछ रहा हूं, सुनो। उल्टा पुल्टा का मतलब, अगर कोई दो समीकरण युग्म है, उसका एक बच्चे ने ग्राफ खींचा तो ग्राफ बन गया प्रतिच्छेदी, तो बताओ उसका कंडीशन कैसा होगा? हाँ, यही सामने देखना है आपको, ठीक है? इसी सामने देखना। अगर उसने ग्राफ खींचा, अगर ग्राफ बन गया संपाती, ये संपाती ग्राफ है, ये प्रतिच्छेदी है, और ये समांतर ग्राफ है। देख करके आपको पता चल रहा है नाम, सबका नाम याद हो गया? ग्राफ खींचेंगे तो देख करके पता चल जाएगा ये कौन सा ग्राफ है। अगर संपाती ग्राफ बन गया तो उसका सॉल्यूशन, उसका जो कंडीशन है, कंडीशन है मतलब स्थिति जो है वो कैसा होगा? बात क्लियर? अगर मैं बोलूं कि जो दो समीकरण है इसका ग्राफ समांतर बनता है, तो इसका कंडीशन क्या होगा? ठीक है।
अगर अब देखो दूसरा तरीका से पूछ रहा हूं, दो समीकरण युग्म है या एक समीकरण, दो समीकरण युग्म मतलब चार हो जाएगा, एक समीकरण युग्म है, युग्म बोल दिया मतलब दो बोल दिया, ठीक है ना। एक समीकरण युग्म है जिसका केवल एक हल है, मतलब अद्वितीय हल है, तो उसका कंडीशन क्या होगा? उसका ग्राफ कैसा होगा? वह संगत होगा कि असंगत? वेरी गुड। एक समीकरण युग्म है, उसका अनेक हल है, तो उसका कंडीशन कैसा होगा? उसका ग्राफ कैसा बनेगा? वो संगत होगा कि असंगत? संगत। संगत दो है, देख लेना, यार दोनों में मिल रहा है ना ग्राफ, जहां में मिलेगा, मिल गया तो संगत साथ साथ, नहीं मिला तो असंगत, अलग अलग। चलो, हल है, अगर कोई हल नहीं है, एक समीकरण युग्म का अगर कोई हल नहीं है तो उसका कंडीशन क्या बनेगा? उसका ग्राफ कैसा बनेगा? वह संगत होगा कि असंगत? तो आपको एक चीज दिया रहेगा हिंट के लिए, थोड़ा सा समझने के लिए, कि इसमें से मैं, जैसे मैंने हिंट के लिए ये बोला था तो आपने ये चारों बता दिया, हिंट के लिए ये बोला था तो आपने ये भी बता दिया, ये भी बता दिया, ये भी बता दिया। हिंट के लिए एक छोटी सी बात बोल दूंगा तो आप उस लाइन के सारे बात बोल दोगे कि नहीं बोल दोगे? देख करके संगत देगा तो फिर तो वहां पे कंपटीशन आ जाएगा कि ये वाला संगत होगा कि ये वाला संगत होगा, क्योंकि संगत यहाँ पे दो है। जैसे मैं बोलूंगा कि एक समीकरण युग्म है वो संगत है, तो बताओ उसका हल क्या होगा? अब यहाँ पे हल तो एक ये भी है इसके लिए और ये भी है इसके लिए, अनेक हल भी है, एक हल भी है। तो इस कंडीशन में आपको संगत के साथ साथ कुछ एक इधर का भी हिंट दिया रहेगा, ठीक है, जो डिफरेंट है, जो यूनिक है, कोई मेल नहीं करता हूं, संगत के साथ साथ उधर का भी कुछ ना कुछ आपके पास दिया रहेगा, ठीक है। चलो इसको इरेज कर दूं। अब आते हैं इसी टाइप इसके सवाल पे। सवाल अभी 3.1 पे नहीं आए हैं, 3.1 पे आने से पहले हमको 3.2 पे जंप करना है, क्योंकि 3.1 ज्यादा हार्ड है बच्चे, क्योंकि उसमें सवाल में इक्वेशन बनाना पड़ेगा, तब आपको सॉल्व करना पड़ेगा। और 3.2 जो है उसमें इक्वेशन बना हुआ है, बस उसको सॉल्व कर देना है। 3.2 पहले ही बना देते हैं, उसके बाद हम आते हैं 3.1 पे 1 पे आएंगे, क्योंकि कारण है, इसमें घबराओ मत। कारण ये है कि 3.1 में जो कंसेप्ट है ना, उसमें पहले आपको उसके मैं मतलब कि भाषा को पढ़ के इक्वेशन बनाना पड़ेगा, आपको इक्वेशन बना के फिर सॉल्व करना पड़ेगा। द प्रोसेस इज कॉम्प्लिकेटेड फॉर योर लेवल, राइट? बट इन एक्सरसाइज प्रश्नावली 3.2 में ऑलरेडी इक्वेशन बना के दिया है, बच्चे को बोल रहा है बस चेक करो, बहुत सिंपल काम दिया। तो पहले मैं छोटा युद्ध लड़ना सिखाऊंगा कि पहले ही पटक दूंगा बाहुबली के सामने? पहले हम छोटा छोटा चूहा मारना सिखाएंगे, सांप को मारना सिखाएंगे, बिल्ली को, फिर सियार को, फिर हिरन को, फिर जाकर के शेर को मारना सिखाएंगे, एक ही बार शेर के सामने भेज देंगे। तो ये युद्ध का तरीका है। आप आर्मी में जब बनोगे ना तो कभी वीडियो देखना, वैसे वीडियो उस सब चीज का मतलब कि पब्लिक नहीं किया जाता है। जब आप लोगों को युद्ध स्तर पे तैयार किया जाएगा, कभी आर्मी उर्मी में जाओगे तो पहले आपको शिकार करना सिखाएगा, छोटे छोटे जीव का जंगल में भेज देगा, बोलेगा सांप जहां जहां दिख रहा है सबको मार के लाओ या पकड़ के लाओ, आपको जिंदा उस इतना खतरनाक दे देगा आपको टारगेट, बोलेगा जाओ आज जंगल में जितना शेर है उस शेर को बांध करके लाओ या तो पकड़ के लाओ। आप अपना जान भी सुरक्षा करना है उस जंगल में, क्यों क्या पता शेर आपके ऊपर हमला कर दे, और सांप भी पकड़ना है। ऐसे ऐसे खतरनाक आपको टारगेट देगा, आपको टास्क देगा, और नहीं कर पाओगे तो भगा देगा, बोलेगा चलो तुम्हारे लिए जॉब नहीं, तुम्हारे लिए ये काम। अरे जो लड़की मेडिकल क्षेत्र में जाएगी और वो चीरने फाड़ने से डरे जाएगी, आप खून देख करके चिल्ला जाएगी, तो क्या ऑपरेशन कर पाएगी? कर पाएगी जी? तो पहले तो उसको मेढक को चीर फाड़ के सिखाएगी, पहले मेढक को चीरो, उसका खून देखो, फिर बिल्ली कुत्ता को चीरो, फिर उसका खून देखो, फिर गाय भैंस बकरी को चीरो, उसका खून देखो, तब जाके इंसान को फाड़ना शुरू करो। नहीं तो डायरेक्ट इंसान को फाड़ना शुरू करोगे तो क्या होगा? आप डर जाओगी, यस और नो? तो डॉक्टर में भी यही बात होता है बच्चे, आप लोग ये बात रहस्य की चीजें नहीं बताया जाता है, पहले उसको छोटे छोटे जीव को चीरना फाड़ना ठीक करना सिखाता है, फिर जाकर के बड़े जीव को आप लोग जैसे इंसान को चीरना फाड़ना सिखाता है। एक ही बार इंसान दे देगा तो पता चलेगा फाड़ दिया आतरी उसका किडनी फाड़ना था पेट, उसको ऑपरेशन करना था छोटा सा, उसका किडनी निकाल के फाड़ दिया, होगा कि नहीं होगा? तो पहले हम वही बात है सवाल में भी, हर एक पूरा यूनिवर्स में यही चीज है। तो पहले बच्चे को चलना सिखाते हैं, धीरे धीरे गुरकना सीखता है,
इसी प्रकार से आप लोग अभी जो है इस सवाल में पहले बेसिक सवाल को करते हैं, ठीक है ना, इसलिए हम आए हैं इस पे, और कोई बात नहीं। तो एक्सरसाइज 3.2 हेडिंग दीजिए, हेडिंग दे दिए। क्वेश्चन नंबर 1 को भी छोड़ दो, इसमें क्वेश्चन नंबर डायरेक्ट 2 से बनाओ, क्वेश्चन नंबर 2 को पढ़ो, क्वेश्चन नंबर अनुपातो क्वेश्चन नंबर दूसरा को पढ़िए सभी, पहले ध्यान से पढ़िए। पढ़ लिया सभी ने? देखो, इसको पढ़ने से पहले एक कहानी सुनाता हूँ। चंद्रगुप्त मौर्य और चाणक्य के नाम सुने हो आप लोग? सुने हो तो ठीक, नहीं सुने हो तो कोई बात नहीं। मगध साम्राज्य को बनाने के लिए, पूरा मगध को बिल्डअप करने के लिए बहुत ही बेहतर शासक था चंद्रगुप्त मौर्य। उसको तैयार किया था किसने? चाणक्य ने। उस चंदू से, छोटे से बालक से उसको चंद्रगुप्त मौर्य बना दिया। किसने बनाया था? चाणक्य ने। चाणक्य की रणनीति ने, कूटनीति ने, उसकी ज्ञान से उस बालक को, एक छोटा सा चंदू नाम का बालक था जिसको उसने इतना तैयार किया कि उस चंद्रगुप्त मौर्य बन गया, पूरा साम्राज्य का विस्तार कर दिया, यहां से लेकर के अफगानिस्तान तक, ठीक है। अब सुनो, उसने क्या किया, एक बार उसका जो अपोनेंट था कौन था, किससे लड़ाई हुआ था? नहीं, उसका अपने ही राज में, उस चंद्रगुप्त मौर्य से पहले कौन शासन करता था? धनानंद, सही बोल रहा है। तो धनानंद के राज पे एक बार क्या हुआ, चंदू का सेना तैयार करके चंद्रगुप्त मौर्य जिसको बनाना था, उस लड़के को भेज दिया लड़ाई करने के लिए। तो डायरेक्ट राजा से ही भिड़ गया। तो वहां तो हार जाएगा, क्योंकि वहां पे उसके पास सेना बल है, ताकत है, फोर्स है, उसके पास बंदूक है, उसके पास बहुत सारे हथियार है। लड़ गया, हार गया। तो वो भाग रहा था जब उस राज्य से निकल के, तो एक जगह पे छुपा हुआ था। तो छुपा हुआ तो समाचार तो पूरा राज्य में फैल जाता है ना, कोई भी घटना होता है तो फैल गया था। तो एक मम्मी थी, वो अपने बच्चे को खाना खिला रही थी, खीर दिया था बना करके। तो उसका बच्चा ने क्या किया, वो खीर में बीचे में हाथ डालकर खाने लगा। गरम गरम खीर था, हाथ जल गया, ऐसे ऐसे करने लगा, मम्मी मम्मी चलाने लगा। तो चंद्रगुप्त उसी के घर के पीछे छुपा हुआ था, चाणक्य भी उसी के पास छुपा हुआ था। चाणक्य और चंद्रगुप्त मौर्य दोनों शिष्य और गुरु थे, छुपा हुआ था जंगल में। तो उसके मम्मी ने क्या बोला उस बच्चे को, तुम भी महामूर्ख है बच्चे, चंदू और चाणक्य जैसे, कि डायरेक्ट बीच में ही हाथ डाल दिया। पहले जहां पे ठंडा है, धीरे धीरे साइड साइड से खाना शुरू करता है, एक एक थोड़ा थोड़ा करके, तब ना आप हाथ नहीं जलता। बीच में ही डाल दिया, हाथ जल गया। पहले आपको खीर दिया जाएगा गरम गरम, तो क्या करोगे, बीच में ही हाथ डाल के खाना शुरू कर दोगे? पहले थोड़ा थोड़ा साइड से हल्का हल्का उसको कोड़ेंगे, धीरे धीरे फूकेंगे उसको, मतलब कि गर्मी को कम करेंगे, फिर खाएंगे। यस और नो? तो यहां से क्या ज्ञान मिला चाणक्य को? ये बात तो लडीज पढ़ी नहीं है, लेकिन ये बहुत वैल्यूबल बात कही अपने बच्चे को। उस बात को चंद्रगुप्त मौर्य को सिखाया चाणक्य ने, कि बच्चे, हमें डायरेक्ट राजा पे हमला नहीं करना चाहिए था। हमें पहले देखना चाहिए कि कमजोर पार्ट, कमजोर गेट, कमजोर जगह कहां पे है इस राज्य का, उस जगह पे पहले हमला करो। तो इस युद्ध नीति को आप लोग समझ लो, इस मैथ बनाने में अप्लाई कैसे करना है। इस युद्ध नीति को इस प्रकार से अप्लाई करना है कि जहां पे मैथ का सबसे कमजोर सवाल है, पहले वहां पे टारगेट है, हथौड़ा मारो, पहले उसको सॉल्व करो। आपको जहां बनता है, पूरे मैथ ले लो, जहां आपको बनता है, जो चैप्टर बनता है, जो सबसे कमजोर लग रहा है, जो आपको बन रहा है, उसी पे पहले हमला करो, उसी को पहले बना डालो। उसी से आपको बिल्डअप कॉन्फिडेंट आएगा, कॉन्फिडेंस आएगा आपके अंदर, और फिर धीरे 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 बड़े सवाल पे, हार्ड सवाल पे जंप करना है। यस और नो? उस युद्ध नीति के स्तर पे आपको अपने ब्रेन को तैयार करना है। समझ में आया क्यों हम आए एक्सरसाइज 3.2 के दूसरे नंबर पे? कारण समझ में आ गया? ऐसे हम तो 3.1 वाले सवाल को दोगे तो वहां से बनाना शुरू कर देंगे, लेकिन आपको उस युद्ध स्तर पे तैयार करना है आपके ब्रेन को, इसलिए हमने पहले लाए बच्चे वाले सवाल पे, पहले चेक करने के लिए। कारण समझ में आया? चलो, इस सवाल में कह रहे हैं मेरे प्यारे बच्चों कि a1/a2 b1/b2 c1/c2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, समांतर है, या अथवा संपाती है। मतलब आपको ये चेक करने के लिए बोला जा रहा है कि इसका ग्राफ खींचेंगे तो कैसा होगा। तो पहले हमें क्या, एक करके बताता हूं, दूसरा आप लोगों से करवाऊंगा। देखो, पहला इक्वेशन क्या है? पहला है 5x माइनस 4y प्लस 8 बराबर 0। देखो बच्चे, यहां पे माइनस रहे तो माइनस लेना है,
प्लस रहेगा तो नहीं लेना है, क्योंकि प्लस ऑलरेडी संख्या के सामने लिखा ही रहता है। चलो दूसरा इक्वेशन क्या है, 7x प्लस 6y माइनस 9 बराबर, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। सुनो मेरे प्यारे बच्चों, इसका हमें चेक करके ये बताना है ग्राफ कैसा बनेगा। देखो ग्राफ तीन प्रकार के बनता है, एक तो प्रतिच्छेदी, एक संपाती, संपाती मतलब लाइन पे लाइन, और एक समांतर। ये तीन ग्राफ है, इसमें से पता करना है कि ये इसका ग्राफ खींचेंगे इस प्रकार से तो कौन सा बनेगा। मेरे प्यारे बच्चों, इसका कंडीशन मैंने बताया था, इसका कंडीशन क्या था, a1 बाय नॉट इक्वल टू, इसका कंडीशन क्या था, a1 बाय a2, इसका कंडीशन क्या था, अगर हमें ये पता चल जाए तो हम ये बता सकते हैं। yes, sir. चलो अब यही चेक करते हैं। बताओ यहाँ पे a1 कितना है, b1 कितना है, रुको रुको, a2 कितना है, तो a1 बाय a2 निकालना है, मतलब 5/7 निकालना है। ठीक है, इसको कोमा दे दो या ऐसे लाइन खींच दो, सेपरेट हो जाएगा। ठीक है, a1 बाय a2 हमने निकाल लिया। अगर ये सॉल्व होकर सिंप्लीफाई होने वाला रहेगा तो करेंगे, नहीं रहेगा तो ऐसे छोड़ देंगे। क्या ये सिंप्लीफाई हो सकता है? और दोनों आवाज हो गया, नहीं होगा। चलो इधर आ जाओ, b1 बाय b2 माइनस 4/, क्या ये सिंप्लीफाई हो सकता है? 2 से कटेगा ये भी, 2 से ये कटेगा, कितने बार में? -2/। अगर माइनस सिंबल रहेगा तो लेना है, नहीं रहेगा तो नहीं लेना। तो b1/b2 कितना आ गया? क्या ये और सिंप्लीफाई हो सकता है? आवाज है ना दोनों, तब नहीं हो सकता। अब निकालो c1 बाय c2 कितना आ जाएगा? 8/, माइनस है तो क्या लेना है? -9। 8/-9 यह क्या सिंप्लीफाई हो सकता है? किसी एक नंबर से दोनों कट सकता है? नहीं कट सकता है। जैसे 3 से ये कटेगा, 3 से ये नहीं कटेगा, 2 से ये कटेगा, ये 2 से नहीं कटेगा, 4 से ये कटेगा, लेकिन ये नहीं कटेगा। ऐसा नंबर से काटना है जो दोनों कटना चाहिए सेम नंबर से, तब हो उसको। अब इसको ध्यान से ऑब्जर्व करो मेरे प्यारे बच्चों, a1 बाय a2 क्या ये b1/b2 के बराबर है? b1/b2 के बराबर है? तो बराबर नहीं हुआ तो यहाँ पे इसे काट देंगे, b1/b2 यहां ऐसे लिख देंगे। अब अगर ये तुमको पता चल गया तो बाकी चारों चीज बता दोगे? बाकी चारों चीज बता दोगे? बताओ इसका ग्राफ कैसा होगा? वेरी गुड, इसका ग्राफ खींचेंगे तो प्रतिच्छेदी बनेगा। इसका ये संगत है कि असंगत? a1 बाय a2, ये बार बार b1 क्यों हो रहा है मेरे से? ठीक है, ग्राफ प्रतिच्छेदी संगत, इसका कितना हल होगा? इसका हल होगा एक हल, एक हल या अद्वितीय। और क्या होगा? 3 लाइन था ना, क्या क्या था? 3 लाइन था ना, चारों चीज बताओ, नोट करो इसको, समझ में आ गया? इस ग्राफ का नाम क्या है बच्चे? तो इस ग्राफ का यहाँ पे नाम भी लिख लो, प्रतिच्छेदी। तो ये चीज आपको पता चलना है, ऐसे चेक करके बता दोगे? यस और नो? अगर यही दोनों पे मिल गया तो आगे चेक करने की जरूरत नहीं है, आगे देखना ही नहीं है, छोड़ देना उसको। यही दोनों पे हमको ये पहले वाला कंडीशन मिल गया ना, तो आगे वाले को चेक नहीं करना। हाँ, ये दोनों अगर बराबर हो जाता, सुनो, ये दोनों अगर बराबर हो जाता तब उसको भी चेक करते, तब ये दूसरा वाला कंडीशन मिलता या तो तीसरा वाला मिलता। अगर पहले वाले पे नॉट इक्वल हो गया तो आपको ये सारी बातें लिखना है, प्रतिच्छेदी। समझ में आ गया? टाइम हो गया क्या? 8? एक, अच्छा अच्छा ठीक है, आप बता दिया कीजिए सौरभ जी, क्योंकि टाइम मैथ। ये सवाल बाकी होमवर्क में करके आओगे? बस एक्सरसाइज 3.2 में जो सवाल आपसे बने, सुनो होमवर्क है, HW जो आपको बने वो बना के लाना, जो नहीं बने तो कोशिश करना है, कोशिश करना है। बनेगा तो ठीक, नहीं बनेगा तो कोई बात नहीं, हम तो है जी, बना देंगे। ओके, तो आज के क्लास में बस इतना ही, बाकी मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आप लोग का दिन मंगलमय और शुभ रहे, जहां भी रहो खुश रहो मस्त रहो। इसका ढक्कन किधर गया? ढक्कन, वीडियो को बंद करो बाबू।
इसका ये वीडियो